हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 13 और 14 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज हम दोनों दिन के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। तो आज देखिए क्या है, एवरी न्यू डे इज़ अ न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर सक्सेस। तो हर एक दिन आपके पास एक नई अपॉर्चुनिटी होती है सक्सेस के लिए, कि अगर पुराने दिन या पिछला कुछ रह गया हो, पिछला कुछ छूट गया हो, तो आपके पास एक नया दिन है, आप नई शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले डेज से। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है वर्ल्ड रेडियो डे, जो कि आता है आपका 13 फरवरी को। तो याद रखेंगे, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा कि वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया जाता है, तो ये 13 फरवरी के दिन मनाया जाता है। अब अगर बात करते हैं क्यों मनाते हैं, तो रिकॉग्नाइज रेडियो एज अ पावरफुल मीडियम विच ब्रिंग्स पीपल टुगेदर फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द ग्लोब। तो रेडियो जो कि एक शक्तिशाली माध्यम है, इसको पहचानने के लिए, क्योंकि ये दुनिया के हर कोने से जो लोग हैं उनको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लेके आता है, तो इसी की रिकॉग्नाइजेशन में ये दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के देखिए, ये दिन 2011 में इसकी घोषणा की थी, किसके द्वारा, बाय द मेंबर स्टेट्स ऑफ यूनेस्को के द्वारा, और इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2012 में अडॉप्ट कर लिया था। तब से ये जो दिन है वो 13 फरवरी को एज अ वर्ल्ड रेडियो डे के नाम से मनाया जा रहा है। इसके बाद एक और दिन है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है, नेशनल वुमेंस डे, जो कि आपका आता है 13 फरवरी को। अब आप ये फ़ोटो देख के थोड़ा सा आइडिया लगा लेंगे कि इस दिन होती है किसकी बर्थ एनिवर्सरी, सरोजनी नायडू जी की। तो सरोजनी नायडू जी की बर्थ एनिवर्सरी को कमोमोरेट करने के लिए हर साल 13 फरवरी को नेशनल वुमेंस डे होता है, क्योंकि 13 फरवरी को देखिए इनका हुआ था जन्म 1879 में। बात करें इस बार इनकी कौन से नंबर की बर्थ एनिवर्सरी है, ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो 143 नंबर की। तो दो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो ये डे ध्यान रखो, इस दिन किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है ये भी ध्यान रखना है, और इस बार इनकी कौन से नंबर की हुई है ये भी ध्यान रखना है। इनका एक निक नेम है बहुत ही फेमस, जिनको कहते हैं नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, यानी इनको कहा जाता है भारत की कोकिला के नाम से इनको जाना जाता था, बिकॉज ऑफ हर पोएम्स। तो जो इनकी पोएम्स थी, उन पोएम्स के लिए इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो दो डे आज हमने पढ़े हैं, एक है रेडियो डे और सेकेंड हमने पढ़ा है नेशनल वुमेंस डे। अब चलिए क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इंडिया और कौन सी कंट्री है जिसने एक एमओयू साइन किया है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। तो हाल ही में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ में ये जो एमओयू है वो साइन किया है। अब देखो एमओयू साइन हुआ है तो इसमें इंडिया की तरफ से कोई होंगे और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कोई होंगे। इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि इंडिया की तरफ से इस एमओयू को किसने साइन किया, तो पीयूष गोयल, जिनके पास है कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, ये थे भारत की तरफ से। वहीं बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के कौन से मिनिस्टर थे, तो ऑस्ट्रेलिया में जो ट्रेड, टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर हैं डैन ताहेन, इनके द्वारा इस एमओयू को साइन किया गया है। तो भाई इसमें टूरिज्म सेक्टर के लिए ही बात कही गई कि कैसे हम उसको प्रमोट कर सकते हैं, कैसे उसको बढ़ा सकते हैं। तो इसी के ऊपर ये जो एमओयू है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में साइन हुआ। अब देखो हाल फिलहाल के कुछ एमओयू डिस्कस करते हैं। जैसे अभी इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक एमओयू हुआ था, किस चीज़ को लेके हुआ था, दे विल रीडेवलप द स्ट्रेटेजिक ट्राइकोमले ऑयल टैंक कॉम्प्लेक्स। तो इस जो एक ऑयल टैंक कॉम्प्लेक्स है, इसको दोबारा से रीडेवलपमेंट करने के लिए ये एमओयू इंडिया और श्रीलंका के बीच में साइन हुआ। इसके बाद आपको याद होगा कि फिलीपींस ने ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ में एक एमओयू साइन किया है। तो ये जो एमओयू हुआ है वो फॉर द सप्लाई ऑफ एंटी शिप वेरिएंट्स ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो जो ये क्रूज मिसाइल है ना, इसकी सप्लाई के लिए ये एमओयू फिलीपींस ने ब्रह्मोस जो ये कंपनी है इसके साथ में किया। अगला देखो, इंडिया मालदीव के बीच में एमओयू हुआ था, किस चीज़ को लेके, एक्सचेंज ऑफ कस्टम डाटा बिटवीन बोथ दी कंट्रीज़। तो दोनों देशों के बीच में जो कस्टम डाटा है उसको एक्सचेंज करने की जो शुरुआत हुई थी, इसी को मार्क करता है ये एमओयू इंडिया और मालदीव के बीच में। तो एमओयू से क्वेश्चन ज़्यादातर देखो, एक तो कंट्री पूछ सकते हैं या आप लोगों से फील्ड भी पूछ सकते हैं कि किस फील्ड को लेके हाल ही में देखो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एमओयू साइन किया गया।
किस किस के बीच में साइन हुआ है, ये भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ से 2-3 तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, इंडिया हैज सेंट अ कंसाइनमेंट ऑफ मेडिकल सप्लाईज टू विच कंट्री टू मैनेज इट्स फर्स्ट कोविड-19 आउटब्रेक। देखो, भारत ने अभी अपने पहले कोविड-19 प्रकोप का प्रबंधन करने के लिए किस देश को चिकित्सा आपूर्ति की एक कंसाइनमेंट मतलब एक खेप भेजी है। तो अभी भारत ने जो ये भेजा है वो किरीबाती को भेजा है। तो इसमें अगर हम बात करें क्या क्या मेडिकल सप्लाईज भेजे गए हैं, तो आप देख सकते हैं पल्स ऑक्सीमीटर हो गया, जैसे पीपीई किट हो गई, और जो भी इमरजेंसी मेडिकेशन है वो सारी चीज़ें इस कंसाइनमेंट में किरीबाती को भेजी गई। किरीबाती जिसको ऑफिशियली कहा जाता है रिपब्लिक ऑफ किरीबाती, तो ये सेंट्रल पैसिफिक ओशियन में एक इंडिपेंडेंट आइलैंड नेशन है और इसकी कैपिटल है तारावा। ध्यान रखेंगे कि ये कहाँ पे लोकेटेड है। ये आइलैंड है, बेसिकली छोटे छोटे आइलैंड्स हैं और ये इंडिपेंडेंट आइलैंड्स हैं जो कि आपको मिलेंगे सेंट्रल पैसिफिक ओशियन में। अगला क्वेश्चन है, देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री रिलीज्ड इट्स इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी। तो हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अपनी इंडो पैसिफिक जो रणनीति है इसे जारी किया है। तो यूएस के जो प्रेसिडेंट है और हाल ही में कौन अपॉइंट हुए थे, जो बिडेन, इनके द्वारा ही ये जो पूरी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है इसको रिलीज़ किया गया। देखो, ये जो स्ट्रेटेजी है ना, इस स्ट्रेटेजी से इंडिया को रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ माइंडेड पार्टनर और लीडर इन अ साउथ एशिया एंड द इंडियन ओशियन। तो हिंद महासागर में और जितने भी दक्षिण एशियाई जो भी कंट्रीज़ हो गई उसमें भारत को एक समान विचारधारा, या फिर आप कह लीजिए कि भारत उसमें भागीदार रहा है, तो उसको एज अ लीडर के रूप में इस जो ये पूरी स्ट्रेटेजी है इसमें मान्यता दी गई है भारत को। और यूएस जो है वो भारत को सपोर्ट करेगा, जितनी भी रीजनल लीडरशिप हो गई या फिर उसके उत्थान में जो भी यूएस भारत को समर्थन दे रहा है वो उसे जारी करेगा। तो ये सारी बातें इस स्ट्रेटेजी में जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा कहा गया है। तो याद रखेंगे कि किसने रिलीज़ किया है, यूएस ने। इसके बाद है, देखिए अगला क्वेश्चन, इंडिया विल हेल्प विच कंट्री टू लॉन्च अ यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क मॉडल्ड ऑन दी आधार कार्ड। तो किस देश को आधार कार्ड पर जो आधारित ये फ्रेमवर्क है इसको लॉन्च करने में भारत उसकी मदद करेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। तो भारत जो है वो इसमें श्रीलंका की मदद करेगा। इसमें अभी देखिए कोई वैल्यू ऑफ ग्रांट के बारे में नहीं बताया गया है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इतना ग्रांट उससे देगा, बट इतना ज़रूर बताया गया कि श्रीलंका की इसमें मदद की जाएगी। अब इसके तहत क्या होगा, देखिए जो बायोमेट्रिक डेटा है उसके आधार पर ही पर्सनल आइडेंटिटी यानी व्यक्तिगत पहचान करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट, जो डिवाइस यूज़ करी जाएगी उसको पेश किया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो भी आइडेंटिफिकेशन होगा ना वो आपका बायोमेट्रिक हो जाएगा। तो इसी के लिए ही यहाँ पर इंडिया श्रीलंका को सपोर्ट कर रहा है। ये जो आइडेंटिफिकेशन होगा, व्यक्तिगत पहचान है, इसमें 2 उपकरणों के संयोजन से डिजिटल और जो भी फिजिकल एनवायरनमेंट है उससे पूरी तरीके से 100% श्योरिटी हो जाएगी कि भाई बायोमेट्रिक भी हो गया और आपका फिजिकल एनवायरनमेंट यानी जो फिजिकली आपका वेरिफिकेशन था वो भी हो जाएगा। तो इससे इसमें जो है इंडिया श्रीलंका की मदद करेगा। अभी देखो हाल ही में कुछ और हम इंटरनेशनल न्यूज़ को डिस्कस करते हैं, जैसे कि यूएई ये पहला कंट्री बना था जिसने 4.5 डे वर्क वीक का जो ये प्रोग्राम है इसको शुरू किया कि भाई 4 दिन काम होगा, 5वें दिन आपका हाफ डे काम होगा और 6 और 7 डे यानी आपका सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। इसके बाद देखिए ओलाफ स्कोल्स ये अभी जर्मन के नए चांसलर बने। स्वीडन ये की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी मैग्दलेना एंडरसन। यूएस, ऑस्ट्रेलिया और यूके इन तीनों कंट्री ने मिलकर न्यूक्लियर सबमरीन अलायंस एक बनाया। इसके बाद देखिए एल सल्वाडोर जो है ये वर्ल्ड की पहली बिटकॉइन सिटी को बिल्ड करने का प्लान कर रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए विद विच कंट्री हैज जम्मू कश्मीर साइंड एमओयू टू ट्रांसफॉर्म द शीप फार्मिंग सेक्टर। तो जो भेड़ पालन क्षेत्र है उसको बदलने के लिए, बदलने का मतलब ये हो गया कि वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है उन्होंने किस देश के साथ में एक एमओयू साइन किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा
न्यूजीलैंड देश के साथ में ये एमओयू साइन किया गया। अब इस एमओयू से देखिए जो शीप फार्मिंग सेक्टर है उसको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। ट्रांसफॉर्म करने का मतलब ये हो गया कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा और जो भी शीप प्रोडक्ट्स हैं ना, उन सभी शीप प्रोडक्ट्स को अनुसंधान और विकास में जोड़ने में भी ये मदद करेगा और जितने भी फार्मर्स होंगे उनके डेवलपमेंट में बढ़ावा दिया जाएगा, उनके डेवलपमेंट में उनको सपोर्ट किया जाएगा। तो पूरा जो शीप फार्मिंग सेक्टर है उसको उसमें बदलाव लाने के लिए ही जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने न्यूजीलैंड देश के साथ में ये एमओयू साइन किया। इसके बाद देखिए कुछ और हम न्यूज़ डिस्कस करते हैं। जैसे बारबाडोस की अभी प्राइम मिनिस्टर दोबारा से कौन बनी है? मिया मोतले। वर्ल्ड का जो सबसे लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन है वो कहाँ पे? चाइना में ओपन हुई है। जापान ने इंट्रोड्यूस किया था वर्ल्ड की पहली डुअल मोड व्हीकल। डुअल मोड व्हीकल का मतलब है कि ये रोड पर भी चल सकती है और ये आपकी जो ट्रैक है ना उस पर भी काम कर सकती है। इसके बाद जापान के द्वारा ही इमरसेट 6 जो कि एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इसे लॉन्च किया गया। माल्टा जो है ये पहला यूरोपियन नेशन बना था जिसने कैनबिस यानी जो भांग है इसके पर्सनल यूज़ को अप्रूवल दिया था कि आप पर्सनली इसे यूज़ कर सकते हो और घर में भी इसको ग्रो कर सकते हो, लेकिन कुछ इसमें कंडीशन बताई गई थी। तो ये हमें ध्यान रखना है इस क्वेश्चन से। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ कन्फर्म्ड द सक्सेसफुल डिप्लॉयमेंट ऑफ 34 सैटेलाइट बाय अराइन स्पेस फ्रॉम द गुआना स्पेस सेंटर। तो क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया हमसे कि किस कंपनी ने गयाना स्पेस सेंटर से एरिन स्पेस द्वारा 34 सैटेलाइट को क्या करा है, इनका सफल आप कह लो कि इनको परीक्षण किया है या इनको सफलतापूर्वक भेज दिया गया है। तो इस कंपनी का नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा वन वेब कंपनी है इसका नाम। तो ये कंपनी का 2022 में पहला लॉन्च था और इस कंपनी ने जो ऑर्बिट है ना उस ऑर्बिट में टोटल 428 सैटेलाइट्स को लाने के लिए 13 बार सक्सेसफुली लॉन्च किए हैं। बात करें अगर वन वेब कंपनी की तो इसकी स्थापना हुई थी 2012 में और ग्रेग वाइलर ने इसकी स्थापना करी थी। इसका हेडक्वार्टर लंदन में है और इसके प्रेजेंट टाइम में जो सीईओ हैं उनका नाम है नील मास्टरसन। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा डिपार्टमेंट है जिन्होंने एक स्कीम शुरू करी और स्कीम को नाम दिया है स्माइल। स्माइल की फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज। तो ये जो योजना है ये शुरू किसने करी है? डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो इस डिपार्टमेंट के द्वारा ये योजना शुरू करी गई। अब इस योजना के अंतर्गत दो सब योजनाएं शुरू करी गई हैं। एक है आपकी सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो कि किसके लिए है? जितने भी ट्रांसजेंडर पर्सन्स हैं उनके कल्याण के लिए या फिर उनके रिहेबिलिटाइजेशन या पुनर्वास के लिए। एक तो ये स्कीम है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। दूसरी जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ना वो है देखिए जो बैगिंग यानी जो भीख मांगने वाले लोग होते हैं उनके पुनर्वास के लिए, उनके रिहेबिलिटाइजेशन के लिए। तो ये दोनों ही इसके अंदर ही शुरू करी गई हैं। कौन सी स्कीम के? स्माइल के, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने शुरू किया। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, डॉक्टर ई Pungjali, a woman scientist at which of the following IITs has been granted a patent for developing a green methodology। तो देखिए अभी इन्होंने ये IIT बताना है कौन सी IIT की ये वैज्ञानिक है जिन्होंने हरित पद्धति विकसित करने के लिए जिनको पेटेंट प्रदान किया गया है। तो इनका संबंध कौन सी IIT से है? IIT मद्रास से है। तो देखिए इन्होंने ना अभी जो है बेंजो बी थियोफी नाम का एक कंपाउंड है ना, एक मेडिसिनली इम्पॉर्टेंट है कंपाउंड। इसके उत्पादन के लिए उनको जो ये पेटेंट है ना वो दिया गया है। तो पूछ सकते हैं कि किस चीज़ के लिए उनको ये पेटेंट दिया गया है। ये जो नया मेथड है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, जैसे वाटर मीडियम हो गया, रूम टेम्परेचर, ऑर्डरलेस, ओपन एयर एटमॉस्फेयर। तो ये सारी चीज़ें इस मेथड में यूज़ की गई हैं। तो ये हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हमें इनका नाम ध्यान रखना है। इनका नाम भी इम्पॉर्टेंट है, डॉक्टर ई पुजुंगझली। और ये कौन सी IIT से हैं? तो ये IIT मद्रास की साइंटिस्ट हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया पवेलियन वॉज इनॉग्रेटेड एट विच एडिशन ऑफ बर्लिनल यूरोपियन फिल्म मार्केट 2022। तो जो बर्लिनल यूरोपियन फिल्म मार्केट है इसके किस संस्करण में इंडियन पवेलियन का उद्घाटन किया गया?
राइट आंसर हो जाएगा देखिए 72। तो इसका जो 72 एडिशन था ना, उसमें इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया है। ये जो पूरा का पूरा इवेंट है, इस इवेंट को बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव के साइडलाइंस के ज़रिए इसको आयोजित किया गया था। और इसका जो इनॉग्रल सेशन हुआ था, इसको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, साथ ही में नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने मिलकर जो है इसके इनॉग्रल सेशन को होस्ट किया था। तो आपको इसका एडिशन ध्यान रखना है 72 नंबर का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल हैज़ अवॉर्डेड हाउ मैनी इंडियन एयरपोर्ट्स विद द वॉइस ऑफ कस्टमर अवार्ड फॉर 2021। देखो ये जो अवार्ड है ना, कितने ऐसे भारत के एयरपोर्ट हैं जिनको वॉइस ऑफ द कस्टमर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो टोटल अगर हम बात करते हैं तो इसमें 18 एयरपोर्ट आएंगे। तो ऑप्शन में मिसिंग है, तो यहाँ पे आंसर आप मार्क करिएगा 18। कितने टोटल 18 एयरपोर्ट को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बात करें अगर हम एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की, तो ये क्या करता है, देखो जितने भी वर्ल्ड के एयरपोर्ट हैं ना, उनको ट्रेड एसोसिएशन के, मतलब इसको पूरे वर्ल्ड के एयरपोर्ट का एज अ ट्रेड एसोसिएशन कहा जाता है। कुछ मैं आप लोगों को एयरपोर्ट के नाम बता देती हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि कर्नाटक में है, चेन्नई जो आपका तमिलनाडु में है, कोच्चिन एयरपोर्ट जो कि केरला में है, गोवा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ न्यू दिल्ली। तो 18 में से मैंने आपको कुछ नाम बता दिए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इनमें से कौन सा बैंक है जो कि पहला प्राइवेट सेक्टर बैंक बना है टू ऑफर इट्स कॉरपोरेट सैलरी अकाउंट प्रपोजिशन टू एम्प्लॉय ऑफ प्रसार भारती। तो भाई प्रसार भारती के जो एम्प्लॉय है ना, वो उनका कॉरपोरेट वेतन खाता प्रस्ताव देने वाला ये पहला निजी क्षेत्र का बैंक बना है और इसका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे देखिए जो सैलरी अकाउंट होगा ना, इसमें कई सारी सर्विसेज इंक्लूड होंगी। जैसे इसमें एक ज़ीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट इंक्लूड है कि ज़ीरो बैलेंस पे आप इसे ओपन करा सकते हो, जिसमें आपको फ्री में अनलिमिटेड एटीएम ट्रांजैक्शन मिलेंगी, जितने भी चाहे कोई वीज़ा एटीएम हो या फिर कहीं भी आप बैंकिंग के थ्रू कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो उस पर आपका कोई चार्ज नहीं लगाया जाएगा, सभी आपको फ्री मिलेंगी और अनलिमिटेड मिलेंगी। तो इस तरीके की काफ़ी सारी सुविधाएं जो हैं इसमें दी जाएंगी। इसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक जिन्होंने संजीव बरनाल को एज अ हेड ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के रूप में नियुक्त किया है। तो क्वेश्चन में देखो इनका नाम दे दिया और बैंक का नाम पूछा है। तो बैंक का नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता था कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एज अपने हेड ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के लिए किसे अपॉइंट किया, तो आपका आंसर हो जाता संजीव बरनाल को अपॉइंट किया है। और बात करें उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है और 1 फरवरी 2017 को इस बैंक की शुरुआत की गई थी। इसके बाद कुछ हम अपॉइंटमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे एन चंद्रशेखरन, इनको टाटा सन के द्वारा ऐसा चेयरमैन फिर से अपॉइंट किया गया है अगले 5 सालों के लिए। इसके बाद देखिए मुनीश्वर नाथ भंडारी, ये अभी मद्रास हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। अगला देखिए प्रदीप शाह जो फाइजर इंडिया कंपनी है उसके चेयरमैन बने। नेक्स्ट नेम इज़ शांति श्री धूलीपुदी पंडित, ये पहली वुमेन वाइस चांसलर बनी है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की। अगला क्वेश्चन है देखिए टू कमोमरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ चार्ल्स डार्विन एंड हिज कॉन्ट्रीब्यूशन विच डे इज सेलिब्रेट एज द डार्विन डे। तो देखिए इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है चार्ल्स डार्विन की, उसी को कमोमरेट करने के लिए किस दिन डार्विन डे के रूप में मनाया जाता है, तो हर साल 12 फरवरी को इंटरनेशनल डार्विन डे मनाया जाता है। अच्छा चार्ल्स डार्विन कौन थे, तो देखिए इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है साइंस और ह्यूमैनिटी के फील्ड में। ये इंग्लिश नेचुरलिस्ट थे, जियोलॉजिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे और अपने बायोलॉजी के जो भी इवैल्यूशनरी चीज़ें करते थे, जो उनका कंट्रीब्यूशन था उसके लिए काफ़ी ज़्यादा जाने जाते थे और इनको थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन कहा जाता था। मतलब इस काफ़ी ज़्यादा अपनी ये थ्योरी जो भी इवैल्यूएशन के ऊपर ये थ्योरीज करते थे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा जाने जाते थे। इनका जन्म हुआ था 12 फरवरी
1809 में इंग्लैंड में। तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन ही हर साल 12 फरवरी को इंटरनेशनल डार्विन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद है द कृषि नेटवर्क, जो कि एक एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी है। हाल ही में इन्होंने किस बॉलीवुड एक्टर को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है? राइट आंसर हो जाएगा पंकज त्रिपाठी। तो ध्यान रखेंगे पंकज त्रिपाठी को इन्होंने अपॉइंट किया है। देखो ये जो स्टार्टअप्स हैं ना, जितने भी फार्मर्स के डाउट होते हैं उन डाउट्स को ज़मीनी स्तर पर सॉल्व करना जो है, ये सारी चीज़ें तो हम इस कृषि नेटवर्क में शामिल है। और करंटली इस प्लेटफॉर्म से अराउंड 3 मिलियन जो फार्मर हैं वो कनेक्ट हैं। और इसका जो इन्होंने जो प्लानिंग कर रखी है वो ये है कि हम अपने नेटवर्क को और भी ज़्यादा बढ़ाएंगे, और भी ज़्यादा उसके लिए योजनाएं शुरू कर रही हैं। तो इसी नेटवर्क ने यानी कृषि नेटवर्क ने पंकज त्रिपाठी को अपना ऐसा ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया। इसके अलावा देखो हाल ही में विजय राज और वरुण शर्मा, तो ईज माई ट्रिप जो एक साइट है उन्होंने इन दोनों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके बाद देखिए अनुपम रे, ये इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं टू द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट। नेक्स्ट है देखिए राजकुमार राव, ये अभी रिन्यू बाय के नए ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए। उसके बाद देखिए गुड डॉट ने नीरज चोपड़ा को अपना अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। तो ये सभी कुछ और एम्बेसडर से हमें याद रखने हैं पॉइंट्स। तो फ्रेंड आज के हमारे सारे क्वेश्चन यहाँ पे हो जाते हैं फिनिश। आज मैंने रिवीजन पोर्शन नहीं रखा क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी सारे थे। कल हम सारी चीज़ों को रिवाइज कर लेंगे अच्छे से। सैटरडे आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछे थे। पहला क्वेश्चन ये था कि जो विस्कोसिटी होती है लिक्विड की, उसको मीज़र कौन करता है? तो उसको मीज़र करता है विस्कोमीटर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से कि ऑल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में कौन कन्वर्ट करता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट इसके लिए यूज़ किया जाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर। तो बिल्कुल जितने भी कमेंट्स आप लोगों ने किए थे बिल्कुल सही आपने सभी ने आंसर करी हैं। आज का हमने कमेंट रखा है कमलजीत कौर एंड अक्षी शर्मा का, तो बिल्कुल सही आंसर्स हैं। अब चलिए आज के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, किसने इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जारी करी है? तो आपके सामने ऑप्शंस भी हैं, आप इनमें से अपना आंसर ज़रूर चूज़ करें। इसके बाद है नेम द मिशन, जो कि वेस्टर्न जोन के द्वारा, जो इंडियन रेलवे का वेस्टर्न जोन है, उन्होंने इस मिशन को शुरू किया टू ट्रैक लोस्ट बिलोंगिंग्स ऑफ पैसेंजर्स। यानी पैसेंजर का मान लीजिए अगर कोई सामान खो जाता है तो उसको ट्रैक करने के लिए ढूंढने में ये मदद करेंगे। और इसके लिए इन्होंने एक मिशन शुरू किया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, आप इनमें से बताएंगे कि कौन सा वो मिशन है। तो आज की हमारी क्लास यहाँ पर होती है पूरी फिनिश। आशा करती हैं कि आज के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियरली समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।